हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग अपना टॉपिक शुरू कर रहे हैं, वो है स्टॉक, डेटर्स और क्रेडिटर्स। इन तीनों टर्म्स का एक प्रॉपर डेफिनेशन, एक प्रॉपर मीनिंग और एक प्रॉपर अंडरस्टैंडेबिलिटी के साथ हम यहाँ पे इस टॉपिक को क्लियर आज करेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास जो टॉपिक आता है वो है स्टॉक। स्टॉक होता क्या है? देखिए, कोई भी बिजनेस होता है तो उस बिजनेस के अंदर हम बहुत तरीके का माल परचेज करते हैं, जिसको बाद में मॉडिफाई करके या प्रोसेस्ड करके हम फाइनल प्रोडक्ट यानी कि फिनिश्ड गुड्स यहाँ पे क्रिएट करते हैं। अब ऐसा हो गया कि हमने जो मटेरियल खरीदा था वो पूरा साल हमने यूज़ किया और साल के एंड तक उसमें से कुछ बच जाए, अनयूज्ड बच जाए, या फिर हमारे पास जो हमारा बना हुआ माल है वो साल के एंड तक सारा ना बिक पाए। तो जो भी ये बचा हुआ और बिना बिका हुआ माल बचा हुआ है तो वो हमारे पास कहलाता है स्टॉक। इन शॉर्ट, अगर मैं इसको साधारण सी लैंग्वेज में बात करूं तो यहाँ पे वो माल जो वर्ष के एंड में बिकने से रह गया। ठीक है, तो ये हमारे पास मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री, मीनिंग ऑफ स्टॉक है। तो देखिए, ध्यान से इस चीज को भी यहाँ पे अपने दिमाग में नोट कर लीजिएगा, और वो है कि स्टॉक का जो मीनिंग है वो बिजनेस टू बिजनेस थोड़ा सा वेराई कर जाता है, थोड़ा सा बदलाव आ जाता है। तो चलो इन्हीं टॉपिक को आज क्लियर करते हैं। सबसे पहला हमारे पास आ जाता है, अगर आपका बिजनेस ट्रेडिंग नेचर का है तो सिंपली ट्रेडिंग नेचर क्या होता है? जो बनी बनाई चीजें बेचते हैं, जो व्यापारिक एक्टिविटीज होती हैं। जैसे कि आपके पड़ोस का एक शॉपकीपर है, वो बना हुआ माल लाता है और उसी को बेचता है। तो यहाँ पे वो कोई चीज बना तो नहीं रहा ना, वो बना रहा है। तो इसीलिए उसके पास जो भी स्टॉक है उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाता है। वो हमारे पास है ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक हमारे पास साल के शुरुआत में जो स्टॉक है उसको कहा जाता है, और क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास साल के एंड पे जो स्टॉक बच गया उसको कहा जाता है। इन टर्म्स को, ओपनिंग क्लोजिंग को, इनको भी डिफाइन करेंगे, लेकिन अगर प्रैक्टिकली कोई क्वेश्चन करना पड़े तो वहां पे ज्यादा इजी हो जाता है। तो चलिए हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो जाता है इसी का। अगर आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग है, यानी कि ट्रेडिंग के बजाय मैन्युफैक्चरिंग, आप किसी चीज को बनाते हैं, किसी चीज को प्रोड्यूस करते हैं, तब उस सिचुएशन में आपको खरीदना होता है रॉ मटेरियल। उस रॉ मटेरियल को आपने प्रोसेस्ड करना होता है, आपने उसको मॉडिफाई करना होता है, और उसके बाद बनता है हमारा फाइनल प्रोडक्ट यानी कि फिनिश्ड गुड्स। तो यहां पे आप देख सकते हो, तो इस सिचुएशन में आपके पास साल के एंड पे जो हमारे पास रॉ मटेरियल है उसका भी स्टॉक हो सकता है, हमारे पास जो वर्क इन प्रोग्रेस यानी कि जो सेमी फिनिश्ड गुड्स होती हैं तो उनका भी स्टॉक हो सकता है, या फिर जो माल बन के तैयार है लेकिन पूरे साल में वो बिक ही नहीं पाया, साल के एंड पे हमारे पास बच गया, तो उसको हम यहाँ पे फाइनल गुड्स के स्टॉक के अंदर कंसीडर कर लेते हैं। चलिए इस टॉपिक को एग्जांपल से यहाँ पे हम क्लियर करते हैं। सबसे पहला हम बात करते हैं, सपोज करें कि आप एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री चला रहे हो, एक टेक्सटाइल फैक्ट्री चला रहे हो, जहाँ पे आपका काम है कपड़े बनाना, कपड़े मैन्युफैक्चर करना। तो देखिए, उसके लिए सबसे पहले आपको चाहिएगा, क्या चाहिएगा आपको चाहिएगा धागा। क्या चाहिएगा? आपको चाहिएगा धागा यानी कि थ्रेड। अब उसका यूज करके आप मशीनों से उसको मॉडिफाई करोगे, लेबर को लगाओगे, और उसके बाद उसको एक कपड़े का रूप दे दोगे, जो कि यहाँ पे आपको फोटो में अच्छे तरीके से दिख रहा होगा। और उसके बाद उसकी जो भी क्लिपिंग, मैंडिंग वगैरह, सारी स्टिचिंग वगैरह करने के बाद फिर उसको फाइनल प्रोडक्ट में बदलोगे और उसको बेचने के लिए अपने स्टॉक में लगा दोगे। अब ऐसा हो सकता है कि हमने जितना थ्रेड पूरे साल में खरीदा था वो सारा यूज ही ना हो पाया, तो वो थ्रेड भी तो हमारे पास गोदाम में बचा हुआ है, तो उसको हम कहेंगे स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अब जो माल हमारा बनके तैयार नहीं हुआ, अभी तक प्रोसेस में ही है, यानी कि उस, जैसे कपड़ा बन गया हमारे पास, कपड़े की मेंडिंग, स्टिचिंग वगैरह बाकी है, यानी कि फाइनल प्रोडक्ट बनने तक अभी थोड़ा सा प्रोसेस बाकी है, और फाइनल ईयर का एंड हो गया, तब वो जो मटेरियल हमारे पास पड़ा है वो सेमी फिनिश्ड यानी कि अर्ध निर्मित माल या वर्क इन प्रोग्रेस इसको कहा जा सकता है, उसमें कंसीडर कर लिया जाएगा। और उसके बाद जो मटेरियल हमारे पास पूरे रूप से बन के तैयार है और वो अभी तक बिका नहीं है, जो कि हमारे गोदाम में ही पड़ा है, तो उसको हम यहाँ पे फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक यहाँ पे कहते हैं। ये एग्जांपल के साथ आप इसको इजी वे में, इन फोटोज के साथ आप इजी वे में समझ चुके होंगे कि मैं यहाँ पे कहना क्या चाह रहा हूँ। तो चलिए नेक्स्ट हमारे पास शुरू करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है। अब बात आती है कि कैलकुलेशन कैसे करेंगे, यानी कि जो हमारे पास रॉ मटेरियल अवेलेबल है, जो हमारे पास फिनिश्ड स्टॉक है, जो हमारे पास सेमी फिनिश्ड स्टॉक है, तो इनकी वैल्यूएशन की भी ये कैसे पता करेंगे कि हमारे पास साल के एंड पे कितना स्टॉक बचा हुआ है। तो देखिए, इन तीनों का जोड़ कर लीजिए।
लीजिए। तीनों कौन? सबसे पहला हमारे पास जो टोटल रॉ मटेरियल एट द एंड हमारे पास बचा, वर्क इन प्रोग्रेस हमारे पास जो बचा, और फिनिश्ड स्टॉक हमारे पास जो बचा, इन तीनों को हम यहाँ पे टोटल कर लेंगे, इनका जोड़ कर लेंगे और इनके टोटल को ही हम यहाँ पे एज क्लोजिंग स्टॉक ट्रीट करेंगे। तो देखिए अब हम आगे बात करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी आइटम्स हैं जो हम अपने क्लोजिंग स्टॉक में कंसिडर नहीं करेंगे। अभी तक बात थी क्या क्या आएगा, अब कह रहे हैं कौन कौन सी चीज़ें जिनको हम अपने क्लोजिंग स्टॉक के अंदर कंसिडर नहीं करेंगे। यहाँ पे ध्यान से देख लेना भाई, जो जो हमारे क्लोजिंग स्टॉक में नहीं आता है। तो सबसे पहली तो बात हमारे पास, हमें उस स्टॉक को या उस आइटम को या उस माल को बिल्कुल भी अपने क्लोजिंग स्टॉक में कंसिडर नहीं करूँगा जो बिक तो गया है लेकिन ग्राहक को अभी तक दिया नहीं है। यानी कि हमने सोल्ड कर दिया लेकिन बायर को अभी तक उसकी सप्लाई नहीं दी, जिसके कारण वो माल हमारे गोदाम में ही पड़ा है, तो उसको मैं यहाँ पे अपने स्टॉक में कंसिडर बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है कि हमने माल खरीद लिया, यानी कि कंपनी ने, बिजनेस ने माल परचेज कर लिया और वो माल हमको रिसीव भी हो गया, लेकिन हमने उसको अपनी परचेज बुक में, अपने क्रैप बुक के अंदर उसको मेंशन नहीं किया है, और जब तक वो मेरी परचेज बुक में कंसिडर नहीं होगा तब तक मैं उसको बिल्कुल भी स्टॉक का हिस्सा नहीं मानने वाला हूं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया, अब कौन कौन सी आइटम्स, कौन कौन सी चीज़ों को हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे वाइल कैलकुलेटिंग द स्टॉक। तो सबसे पहली तो बात, अगर हमने कोई माल रिटर्न पॉलिसी के बिहाफ पे सोल्ड किया है, यानी कि हमने कोई ऐसा मटेरियल जिसमें ये कहा गया है कि अगर आपको पसंद आए तो आप रख लीजिएगा और अगर पसंद नहीं आए तो वापस कर दीजिएगा, तो ऐसा कोई माल अगर हमने दिया है तो मैं उसको, जब तक ग्राहक का कंसेंट नहीं आ जाता, जब तक ग्राहक हाँ या ना नहीं करता, तब तक मैं उसको अपने स्टॉक में ही रख लेता हूं, क्योंकि ऐसी सेल को तभी सेल माना जाता है जब ग्राहक ये कह दे हाँ मुझे मटेरियल पसंद है और मैं इसके लिए पेमेंट कर दूंगा। यहां पे नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अगर मान लीजिए, अगर कंपनी अपने एजेंट्स के थ्रू माल बेचती है और कंपनी ने कोई भी माल अपने एजेंट के पास पहुंचा दिया है बेचने के लिए, और वो माल एजेंट के पास साल के एंड तक पड़ा रहा और बिका ही नहीं, तो उस माल को भी कंपनी अपने क्लोजिंग स्टॉक में कंसिडर करती है और उसको अपना क्लोजिंग स्टॉक मानती है। तो ये चीज़ें हमारे पास थी क्लोजिंग स्टॉक के बारे में। अब देखिए ध्यान से, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो आता है वो नेक्स्ट टॉपिक है कि डेटर्स। डेटर्स क्या होते हैं? डेटर्स को हिंदी में देनदार कहा जाता है। आप सोच कर देखें, अगर मान लो, अगर आप एक बिजनेस रन करते हो और आपने किसी थर्ड पार्टी को, किसी व्यक्ति को माल उधार में बेचा है, तो वो व्यक्ति आपका देनदार है, यानी कि उसने आपके पैसे देने हैं, वो आपका कर्जदार है, वो आपको पैसे अभी नहीं तो बाद में फिर कभी देगा, तो वो डेटर कहला जाता है। यानी कि जब बिजनेस किसी पर्टिकुलर बंदे को या पार्टी को माल बेचता है उधार पे, तो वो पर्टिकुलर बंदा बिजनेस का डेटर बन जाता है। समझ में आई बात? उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है आज का, अभी का लास्ट का, क्रेडिटर। ये थोड़ा सा डेटर का उल्टा मान के आप इसको चलें। अभी तक बिजनेस बेच रहा था लेकिन अब बिजनेस परचेज करेगा, बिजनेस खरीदेगा। देखिए ध्यान से, अगर मान लीजिए कोई बिजनेस है और वो किसी पर्टिकुलर बंदे या किसी पर्टिकुलर पार्टी से कोई माल उधार में खरीद लेता है, ध्यान से रखने का इस बात को, उधार में माल खरीदती है कंपनी या बिजनेस अभी, और वो बंदा जिसपे से कंपनी ने उधार में माल लिया है वो कहलाता है कंपनी का क्रेडिटर। अब क्रेडिटर क्यों कहा गया? यानी कि वो लेनदार है, वो फर्म पे से पैसा लेने का हकदार है। ये चीज़ हमारे पास थी क्रेडिटर, डेटर और स्टॉक के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, टॉपिक आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स आप ही लोगों के लिए है, उसमें अपने कमेंट्स डाल दीजिए, अपनी क्वेरीज को डाल दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।